गुड इवनिंग एवरीवन। आज वापस हमारा क्लास नहीं हो पाया बारिश की वजह से। क्लास का ये तीसरा क्लास हमारा, चौथा क्लास हमारा बीच हो रही बारिश की वजह से। इन्हें कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा हाथ में नहीं है, पर हमें अपना काम चालू रखना है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट भी एक लेक्चर आप लोगों को भेजा था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग, उसके थोड़े क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लास में डिस्कस किए। मैंने आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा, आई होप कि आप लोगों ने उसका बीटीपी कंप्लीट किया होगा। तो नेक्स्ट अगर पॉसिबल रहा और वेदर ने अगर परमिट किया तो मैं संडे आप लोगों को क्लास रखूंगा। संडे के क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज में या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में या और भी कोई डाउट हो तो एक डाउट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा डिस्कस कर लेंगे। उस दिन मैं आप लोगों को एक चैप्टर है एनसीईआरटी लेवल पे, रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। उसमें फंक्शन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का वेकेशन के पहले जब अपना क्लास चल रहा था तब, राइट। बट उसमें रिलेशन के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो रिलेशन फंक्शंस में एनसीईआरटी लेवल पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हो सकता है थोड़े बच्चों की स्कूल वगैरह में एग्जाम आ रही होगी तो उसमें चैप्टर्स होगा, तो ऐसा ना हो कि आप स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, राइट। तो वो बस मैं एनसीईआरटी लेवल पे करवाऊंगा, क्योंकि फंक्शन हम एक्चुअली पढ़ेंगे बेसिक चीज तो आप लोगों को पता है, डोमेन रेंज और वो सारी बातें, बट इसका एक्चुअल हम लोग पढ़ेंगे जब आप लोगों का 12th चालू हो रहा होगा ना, 11th और 12th का ट्रांजिशन जो हो रहा होगा आप लोग 11th से 12th का, तब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो डिस्कस होगा फंक्शन होगा, क्योंकि वापस वो आप लोगों को 12th में आने वाला है, राइट। तो रिलेशन फंक्शन से डिस्कस कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के डाउट डिस्कस कर लेंगे संडे। और अभी मैं आप लोगों के साथ जो एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। आपके स्कूल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, दिस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप लोगों को जब भी आप लोगों की एग्जाम आएगी नेक्स्ट स्कूल में, तो मोस्टली ये चैप्टर आप लोगों का एग्जाम में होगा। तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे डिस्कस करूँ, क्योंकि ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको डिटेलिंग में पढ़ने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब पढ़ने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। पर एनसीईआरटी लेवल पे उतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं एनसीईआरटी पे आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, राइट, और वो बहुत आराम से आप कर लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी लेवल की, मतलब आपका स्कूल की एग्जाम के लिए ही मैं बता रहा हूँ। बाकी इसको डिटेलिंग में एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे हमें डिस्कस करना है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, क्या है चैप्टर का नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग नंबर सिस्टम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप सब लोगों को ये भी पता है कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट जो होता है वो कौन सा होता है? रियल नंबर, राइट। उस रियल नंबर के 2 पार्ट, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। फिर उस रेशनल नंबर के अंदर फिर आते हैं इंटीजर वैल्यूज, नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर इंटीजर के अंदर आ जाएंगे फिर आप लोगों के पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, ये सब आप लोगों को आइडिया है। पर ये आपको आधी इंफॉर्मेशन पता है, नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट रियल नंबर नहीं होता है। नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट होता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर।
राइट। वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड रियल नंबर एंड वन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आप जो जानते हो वो सिर्फ आप लोग रियल नंबर के बारे में जानते हो। रियल नंबर के दो पार्ट आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं रेशनल नंबर? ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिकरिंग हो। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसका एंड हो जाए, लाइक 10/2, 2/10, ये सबका एंड हो जाता है। रिकरिंग नंबर क्या होता है कि जो एंड नहीं होता बट पॉइंट के बाद रिपीट होता है, लाइक 10/3। 10/3 के बाद सॉल्व करो तो 3.3363 चलता है। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होना है, पूरा ग्रुप भी रिपीट होगा तो चलेगा। जैसे आपको ध्यान होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि ऐसे लिखा आता है 2.123 का बाद। इसका क्या मतलब हो गया? 2.123 123 123, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। ये नंबर एग्जैक्टली उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। स्पेसिफिकली तो एक्सेप्शनल नंबर पाई एंड ई, ये कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। पाई को हम लिखते हैं 22/7 है, 3.14 पर उसकी अप्रॉक्स वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढोगे तो उसका एंड ही नहीं होता है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर और ई आपको पता होगा लॉग के टाइम पर हमने ई पढ़ा था, नेपियर कांस्टेंट या यूलर्स कांस्टेंट, है ना, वो वाला ई जो इरेशनल नंबर होता है। ओके, फिर रेशनल नंबर के अंदर आप लोगों को पता है कि भाई इंटीजर आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है ना। नेचुरल इंटीजर के अंदर फिर वापस पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो आप लोगों को नहीं पता वो है इमेजिनरी नंबर। ये क्यों चाहिए इमेजिनरी नंबर? अभी तक जैसे x² = -9 आया या रूट के अंदर -4 आया, तब क्या लिखा है? तो पॉसिबल नहीं है कि इसका स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, या रूट के अंदर माइनस वैल्यू कैसे हो सकती है? ये एग्जिस्ट नहीं करता। एकदम सही बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये रियल पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी पार्ट में तो सब एग्जिस्ट करता है। तो जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो सारी चीजें पैटर्न बना रहे हैं, उसको डिराइव करने के लिए बैठे, उनको तो हर चीज की जरूरत है। उनको रियल नंबर भी चाहिए, उनको इमेजिनरी नंबर भी चाहिए। तो इसलिए वहां पर पिक्चर में आता है इमेजिनरी नंबर, कि वो वैल्यू जो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है या रियल वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है, अब उनका क्या? तो यहाँ पर पिक्चर में आता है फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड आयोटा, जिसको डिनोट किया जाता है आई से, जिसकी स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। आई स्क्वायर को पहले से डिफाइन किया गया है कि आई स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। आई स्क्वायर -1 की वजह से अब अगर कोई पूछे x² = -9 क्या होता है, तो इसको 9 × -1 लिख के -1 को आई स्क्वायर लिख लूं, और x² 9 है तो x क्या हो जाएगा? +1 - 3i। रूट ऑफ -4 है तो -1 को आई स्क्वायर लिख लूंगा, रूट ऑफ 4i² क्या हो जाएगा? 2i। तो अब बहुत सारे पार्ट जो हम लोग आज तक क्या पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है। उसके लिए हमारे पास कौन है? आयोटा है, जिसके स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, पहले ध्यान में रखोगे आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। आई की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसके स्क्वायर को -1 के साथ आप लोग इक्वेट कर सकते हैं। अब इस दुनिया में हर नंबर के लिए एक साइकिल होता है। साइकिल होता है का मतलब है जैसे कि 2:1 2 होता है, करेक्ट। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2:4 16 होता है। पर वापस 2:5 करोगे तो 32 आएगा, 2:6 करोगे तो 64 आएगा, 2:7 करोगे तो 128 आएगा, 2:8 करोगे तो 256 आएगा। तो वापस ये 2486 है, वापस 2486 है। इसका कितना 4 का साइकिल है, हर 4 के बाद ये रिपीट होता है। तो हर नंबर का एक साइकिल होता है, किसी का 4 का होता है, किसी का 2 का भी होता है, किसी का 1 का भी होता है। जैसे 5 का कोई भी पावर ले लो, 5:1 में 5, 5 का स्क्वायर 25, 5³ 124, उसके लास्ट में 5 आता है। अब 4 लोगे तो 4:1 4, 4 स्क्वायर 16, 4³ 64, 4:4 256, तो उसमें 2 का साइकिल है, 4 6 का। तो वो नंबर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कितने का साइकिल है। अभी साइकिल पता होने से फायदा क्या? अगर ये पता है मुझे कि 2 का साइकिल 4 का, तो उसका मैं यूज कैसे करूं? मुझे अगर कोई पूछे 2:253 का जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? पूरा नंबर तो बहुत बड़ा होगा,
और उनको चाहिए सिर्फ लास्ट डिजिट। कैसे क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस। अब 2:253 का लास्ट डिजिट क्या होगा? क्लियर 2:253 तो नहीं कर सकता, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 4 का साइकिल है, तो मैं 2:253 को पहले 4 से डिवाइड कर लूंगा और रिमाइंडर पता कर लूंगा। जैसे 4 6 जा 24, 1 3 बचा, 4 3 जा 12, 63 into 4 252 प्लस 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4 का साइकिल है ना 2486 तो कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 63 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 63 टाइम रिपीट होगा। 63 टाइम रिपीट होने के बाद रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे कि लास्ट डिजिट होगा। इस तरह से कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, उसका लास्ट डिजिट बहुत आराम से पता कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एक चीज पता करनी चाहिए, वो पर्टिकुलर नंबर जो आपको पूछा है उसका साइन करके। ओके, जब हर नंबर का साइकिल है तो फिर आई का भी साइकिल होगा। कैसे चलता है? i⁻1 is i² is -1, i³ is -i, i⁴ is 1, है ना? i⁻1 तो आई होगा, ऑब्वियस i² हमने डिस्कस कर लिया -1, i³ -i कैसे होगा? तो भाई i³ i² into i होता है, i³ का i² into i लिख सकता हूँ, और i² मेरा -1 है तो -1 into i तो -i हो गया। i⁴ i² का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब जब वापस आप i⁵ लोगे, i⁵ मतलब क्या? i⁴ into i, तो i⁵ क्या हो जाएगा वापस? i⁴ into i, i⁴ 1 है, 1 into i तो i, i⁶ i² का क्यूब तो -1 का क्यूब -1, i⁷ i⁶ into i तो -i, i⁸ i⁴ का स्क्वायर तो 1। तब देखो तो वापस मिल जा रहा है i -1 -i1, i -1 -i1, i -1 -i1। इसका मतलब i का कोई भी पावर हो, आंसर इसी 4 में से कोई एक आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। और इसी ऑर्डर में आएगा, पहले i फिर 1, अगर i फिर -1 फिर फिर 1। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? इसको आप यूज करोगे जैसे अगर आपको पूछा जाए कि i⁻15 का आंसर कितना, तो मैं बोलूंगा -i। कैसे पता मुझे माइनस है? तो मैं इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 से 12 प्लस 3, तो 4 का साइकिल 3 बार रिपीट हुआ, फिर 3 बचा तो 1 2 3, तो मेरा आंसर माइनस है। जैसे तो कोई भी बड़ा पावर दे, क्या फर्क पड़ता है? आराम से उसका आंसर फाइंड कर लो, है ना? बस आपको अपना ऑर्डर ध्यान रखना है। पहला आंसर i, फिर -1, फिर -i और फिर 1, i -1 -i1, i -1 -i1, ये आप लोगों को याद कर लेना है, करेक्ट? और इसके बेस पर आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ऑर्डर को पता होने से i -1 -i1, इस ऑर्डर से आप अपनी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.1 के तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब पहले 10 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर लोगे। सिर्फ ये 4 चीजें पता होने सर i² = -1 पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए 4.1 में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में, जैसे आपको बोला है कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बोला है कि 1 - i का पावर 4 ढूंढ के दो। अब मुझे थोड़ी ना 1 - i⁴ आता है, मतलब आप लोगों को तो ऑब्वियसली नहीं आता 1 - i⁴, तो हम क्या करेंगे? भाई मुझे पावर 4 नहीं आता, बट स्क्वायर का स्क्वायर करना तो आता है। पावर 4 को तो स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 1 - 2i प्लस i²। अब i² की वैल्यू पता है -1 होती है ना? तो ये -1 और एक प्लस कैंसिल हो गया, -2i का पावर स्क्वायर तो कितना हो गया? 4i², है ना? माइनस कर तो प्लस हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 होने से आंसर ही माइनस। कितना आ गया? राइट। मुझे पूछा है इसका थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ i⁻⁻39? तो i⁻⁻39 को मैं क्या लिखूंगा? 1/i⁻39, करेक्ट? और 39 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 9 + 3, 4 का साइकिल i -1 -i1 का साइकिल 9 टाइम रिपीट हुआ, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचा। 3 रिमाइंडर बचा तो 1 2 3, तो आंसर इज 1/-i।
करेक्ट, 1 अपॉन माइनस आई। अब उसको हटाने के लिए अब नीचे अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो कर लिया 1 अपॉन माइनस आई, तो समझ आ गया होगा। अब एक चीज आपको हमें तो ध्यान में रखना है कि जैसे अपने मैथ्स में बोलते हैं ना कि जो फाइनल आंसर होता है उसमें नीचे आई नहीं रखना चाहिए, सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइनल आंसर में नीचे आई नहीं रखना चाहिए। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में सॉरी आई नहीं मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में लोग नीचे रूट नहीं रखते। 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आए तो हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज करके 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके नीचे का रूट हटा देते हैं। सेम तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, पर इसमें आई आ रहा है तो आई हटाओ, जैसे देखो आई की तो वैल्यू नहीं आती बट आई स्क्वायर की तो आती है, तो आई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब डिवाइड मल्टीप्लाई से तो आई स्क्वायर हुआ, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया आई। करेक्ट, तो ध्यान में रखोगे आप लोग आई स्क्वायर -1 उसका साइकिल याद रखोगे, आई -1 माइनस आई 1, उसकी हेल्प से आप लोगों को अगर कोई भी वैल्यू फाइंड करना हो, आई का कितना भी बड़ा पावर हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। राइट, अब आप लोगों को जैसे मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होगा आप लोगों की फोर्थ एक्सरसाइज, राइट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है इवैल्यूएट I raised to 18 plus 1 upon I raised to power 25 और पूरे का क्यूब, I raised to 18 plus 1 by I raised to power 25 और पूरे का होल क्यूब। अब I raised to 18 को कैसे करें, तो I raised to 18 को मैं क्या करूंगा, तो भाई I raised to 18 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 4 plus 2, वही 4 का साइकिल है तो 4 into 4 plus 2 कर लेता हूँ। 1 raised to 25 1, I raised to 25 को क्या लिख सकता हूँ 4 into 6 plus 1, तो 4 का साइकिल 4 बार कंप्लीट हुआ, फिर क्या बचा पावर 2 और पावर 2, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, करेक्ट। फिर यहाँ पर 4 मतलब आपका 4 का साइकिल 6 बार रिपीट हुआ तो कंप्लीट हुआ, फिर बचा रिमाइंडर 1 मतलब आई का खत्म होगा, तो -1 plus 1 by I का पावर 3। ये क्या बताया तो मैंने नीचे आई नहीं रखना है तो क्या करेंगे आई से ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 माइनस आई का पावर 3। अब दोनों में से माइनस कॉमन है, माइनस बाहर आएगा तो क्यूब होके आएगा, तो माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब a प्लस b का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, ऐसे निकल की बात है, अपने को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब i क्यूब की वैल्यू वापस कितनी, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो -1, तो ये -3 हो गया, 1 - 3 -2, 3i माइनस आई 2i, वापस अगर मैं माइनस अंदर ले लेता हूँ तो आंसर इज 2 - 2i, या तो 2 कॉमन लूंगा तो 1 -2। इस तरह से हम लोग किसी भी आई को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये तो बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट है, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं, लेकिन बिलोंग्स टू सी लिखा होगा तो समझ जाने में सी को कॉम्प्लेक्स में, जैसे आर इज फॉर रियल नंबर, इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली जब लिखा जाता है, जो वेरिएबल जो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, मोस्टली जेड यूज होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, पहले से जेड यूज हो रहा था, हम जेड यूज कर रहे हैं, उसके किसी और कोई लॉजिक नहीं है। पर उसमें दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट है मतलब उसमें आई होता तो है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका x प्लस आई वाई, जिसमें रियल पार्ट ऑफ जेड आई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज x, आई एम ऑफ जेड, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज
आई वाई या फिर वाई डी लिखोगे तो चलेगा, इमेजिनरी नाम आ रहा है मतलब आई तो है लिखो या नहीं लिखो, आई तो बाय डिफॉल्ट है उसके अंदर, करेक्ट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ढूंढना पड़ता तो आई के बिना का सम रियल पार्ट है, जो आई के साथ वो इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब जैसे इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आया है, कैसे समझ आ रहा है आपको, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i, z इक्वल टू -4 -7 है, ऐसे सारा आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो। तो इसमें 2 रियल पार्ट है, 3i इमेजिनरी पार्ट है, -4 रियल पार्ट है, -1 इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब थोड़े टर्मिनोलॉजी आप लोग देख लो। जैसे अगर आपको कभी ऐसे दिया जाए कि प्योरली रियल नंबर, तो अगर प्योरली रियल नंबर ऐसे मेंशन किया और इनडायरेक्टली वालों को ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो प्योरली रियल नंबर पूछे तो y को 0 ले लेना, भाई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। सेम प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाए तो आप लोगों का x 0 हो जाएगा, बिकॉज़ इसके अंदर रियल पार्ट ही नहीं है। हो सकता है इसके अंदर रियल पार्ट ना हो तो इमेजिनरी पार्ट हो, by z equal to example z equal to 3i, तो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर z equal to 5, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है, करेक्ट। प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स अपने मैथमेटिक्स के जो भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब कुछ आप लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हो। आई मीन टू से z1 equal to 2 plus 3i, z2 equal to 4 minus i, and find z1 plus 2z2 and z1 into z2। तो भाई जैसे नॉर्मली करते हो, z1 plus 2z2, z1 is 2 plus 3i, z2 is 4 minus i, ब्रैकेट ओपन किया, 4 into 2 8, 8 plus 2 10, यहाँ पर -2i plus 3i, तो 3i minus 2i तो i, तो आपका z1 plus 2z2 का आंसर कितना आ गया, 10 plus i। फिर z1 into z2, तो z1 into z2, तो 2 plus 3i into 4 minus i, मल्टीप्लाई करके 2 और 8 minus 2i plus 12i minus 3i square। अब i square की वैल्यू -1 है, -1 था, -1 प्लस 3 हुआ, 11 प्लस 10i, आपका z1 into z2 की वैल्यू आ गई। मतलब बेसिकली जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हो वही आप लोगों को करना है, जिसमें सभी ऑपरेशंस होगा वैसे ही हो जाएगा। रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेटिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि भाई मुझे अगर ऐसे दिया जाए कि a plus bi equal to 2 minus 5i, find a and b, तो मैं रियल पार्ट इक्वेट कर लूंगा, रियल पार्ट के साथ इक्वेट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट हो जाएगा। आप मैथ्स में जो काम करते हो सब कुछ कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो एक्सेप्ट इनइक्वालिटी। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नहीं कर सकते हो वो है कंपैरिजन। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कभी भी कि 2 plus 3i जो है वो 1 plus i से बड़ा है, क्यों? बिकॉज ये इमेजिनरी वर्ल्ड में कोई किसी से बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, इसलिए इनइक्वालिटी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करने की परमिशन नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको मिलेगा ही। बाकी सब हो सकता है, बस कंपैरिजन नहीं हो सकता, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, ठीक है। बाकी आप नॉर्मली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है बहुत आराम से आप लोग इक्वेट कर सकते हो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ओके, अब इसके बेस पर एक मिसलेनियस में थोड़ा ढंग का क्वेश्चन दिया है जो पूछते भी है स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में। राइट, क्या है एग्जाम उसमें जो बोला गया है, बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x plus iy raised to power 3 equal to u plus iv, then prove that u by x plus v by y equal to 4 times x square minus y square। u by x plus v by y equal to 4 times x square minus y square, ये आप लोगों को प्रूव करना है। ओके,
अब जब मुझे ये प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्यूब करना तो मुझे आता है तो क्यूब कर लेता हूँ। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, तो कुछ किसके इक्वल है, u प्लस ib के बराबर। अब इतना क्यूब तो करिए, अब इस क्यूब में मुझे किसकी वैल्यू आती है, तो मुझे आई क्यूब आता है। आई क्यूब किसके बराबर है, माइनस आई के बराबर। अभी तो ऑर्डर देखा था आपने, आई -1 माइनस आई 1, आई क्यूब किसकी इक्वल हुआ, माइनस आई के बराबर हो गया, प्लस 3x² iy और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो गया -3xy² इक्वल टू u प्लस ib। Now we can equate the real part with real part and imaginary part with imaginary part. Real part किसको बोलोगे, रियल पार्ट उसको बोलोगे जिसमें i नहीं है, किस में नहीं है, x क्यूब में नहीं है, 3xy² में नहीं है। Comparing the imaginary part with imaginary part, तो imaginary part बोलो जिसमें i है, तो i वाला टर्म को अगर i कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है, 3x² माइनस y³। ये v की वैल्यू होगी, u मिल गया, v मिल गया। अब जब प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या दिया हुआ है, u/x प्लस v/y, u/x प्लस v/y। इसमें u कौन है, x³ माइनस 3xy² डिवाइड बाय x, v कौन है, 3x² माइनस y³ अपॉन y। क्या कॉमन है, x, वो x और x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x² माइनस 3y², y का होगा तो क्या बचेगा, 3x² माइनस y², 3x² प्लस x², 4x² माइनस 3y² माइनस y², तो -4y²। क्या कॉमन है, 4x² माइनस y², जो आपको प्रूव करना है। सिंपल है, क्या किया बस मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब दो और टर्मिनोलॉजी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको समझना है एनसीईआरटी लेवल पे, पहला है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे कंजुगेट वर्ड आपके लिए नया नहीं है। कंजुगेट कहाँ यूज किया आपने, कंजुगेट आपने यूज किया था रेशनलाइजेशन करने के लिए। जैसे आप लोगों के पास 1/2 प्लस √3 आता है तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करते हो, 2 माइनस √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। Is this 2 minus √3 is called conjugate part of 2 plus √3? This whole procedure is called rationalization. पर जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो क्या है, वो कंजुगेट पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कि if z is equal to x plus iy, if original complex number is x plus iy, then conjugate part of this complex number is denoted by z bar। तो z के ऊपर बार लिखा मिले तो आपको समझ जाने का ये z का कंजुगेट पार्ट की बात हो रही है, और x प्लस iy का जो कंजुगेट होगा वो होगा x माइनस iy। क्या होगा x प्लस iy का कंजुगेट, x माइनस iy। पर आप लोग इसको ऐसे मत याद रखिएगा कि बीच का साइन बदल देने का। मैक्सिमम बच्चे जो रटने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे याद करते हैं बीच में साइन बदल देने का, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। पर वैसे मत ध्यान में रखो, आप ये ध्यान में रखो कि जब आप कंजुगेट लेते हो ना तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदलता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, रियल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेपर बनाने वाला क्या करेगा, वो आपको बोलेगा 5i + 3 का कंजुगेट फाइंड करके दो, और आपने गलती से अगर a कर दिया 5i - 3 तो गलत हो जाएगा। इसका साइन बदल दिया और आपको लगेगा कि सही तो कर रहे हैं पर सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर इसका कंजुगेट पार्ट करना है तो वो क्या होगा, -5i + 3। अगर ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। रियल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। और कंजुगेट पार्ट हम लोग मेनली यूज कहाँ करने वाले हैं, तो कंजुगेट पार्ट हम लोग यूज करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई करने के लिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो उसके डिवीजन में i नहीं होना चाहिए।
तो डिवीजन में आई नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई 2 + 3i अपॉन 1 - i को लेके सिंप्लीफाई करके दो। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा फाइनल आंसर x + iy के फॉर्म में दिखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का हर आंसर हमेशा किसके फॉर्म में दिखना चाहिए, x + iy के फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे नीचे i नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 1 + i से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1 - i 1 + i तो a² - b², तो 1 - i²। बाकी ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, 2 + 2i + 3i + 3i²। तो i² is -1, तो 2 - 3 -1 2i + 3i 5i, i² is -1 1 + 1 2, the answer is -1/2 + 5/2i, -1/2 + 5/2i। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो डिवाइड में i नहीं रखना है, तो डिवाइड का i हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए आपको उसके कंजुगेट पार्ट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके आप लोगों को फाइनल आंसर x + iy के फॉर्म में छोड़ देना। क्लियर? अब कंजुगेट के बाद आएगा ये दो टर्म, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। काफी सारी चीजें इसके नाम में ही छुपी हुई है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन समथिंग रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि भाई ऐसे कोई भी दो नंबर की जिसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आप लोगों का आंसर 1 आना चाहिए। कोई भी दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 आता होगा तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे तो देखिए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा, मैं बोलूंगा 1/5। जैसे 5 5 काटोगे 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये। सेम चीज यहाँ पर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। सेम Z1 एंड Z2 आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनडायरेक्टली बोल सकते हो भाई किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हो लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रेसिप्रोकल ढूंढ लेना है, राइट। और यहाँ पर एडिटिव इनवर्स तो समथिंग रिलेटेड टू द एडिशन। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि ऐसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एडिशन 0 होना चाहिए। मतलब नहीं पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये करने यूज होता है। मैं मुझे तो पूछे कि 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बोलूंगा -10, क्योंकि 10 के साथ क्या ऐड करोगे जिसका आंसर 0 आएगा, तो -10 ही तो करना पड़ेगा। 10 - 10 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को अब फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले जो 10 क्वेश्चन थे, पहले जो 10 क्वेश्चन तो उसको सिंप्लीफाई करना था। बस वो आई वाला ऑर्डर आपको ध्यान में हो, आप आराम से कर लोगे, राइट। फिर 11, 12, 13 इस तीनों में क्या दिया हुआ हम लोगों ने कि भाई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से तो बोला जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके दो। जैसे 11 क्वेश्चन में बोला है कि 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब क्या, 1/4 - 3i, और फिर नीचे i नहीं होना चाहिए। अब आंसर ऐसे छोड़ के नहीं, तो कंसेप्ट खत्म हो गया भाई, रेसिप्रोकल कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 आंसर आ जाएगा। बट आप ऐसा आंसर छोड़ नहीं सकते, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 4 + 3i से मल्टीप्लाई कर लेना, तो नीचे आ जाएगा 16 - 9i², ऊपर आया 4 + 3i, तो i² is -9, तो 15 + 9 is 25 का फाइनल आंसर जो लिखोगे वो ऐसा लिखोगे 4/25 + 3/25। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब डायरेक्ट इतना छोड़ के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। फाइनल आंसर में नीचे i नहीं रखना है अपने को, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, राइट। जैसे इसमें 13 क्वेश्चन में बोला है कि -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो भाई -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-i, है ना, रेसिप्रोकल। पर नीचे i नहीं रखना है, तो i को हटाने के लिए तो अपने नॉर्मल i से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। I into i, i² is -1, -1 is +1, तो आंसर इज i।
ठीक है। तो 11, 12, 13 जो क्वेश्चन है आप लोगों का उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, जो आप लोग आराम से ढूंढ लोगे। फिर जो 14 क्वेश्चन है उस 14 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने को बोला है। 14 क्वेश्चन में क्या बोल दिया हम लोगों ने कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, और वो क्या दिया हुआ है 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 upon root 3 plus root 2I minus root 3 minus I. 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 divided by root 3 plus root 2I minus root 3 minus I root 2. तो फिर ऊपर से a plus b a minus b, तो डायरेक्टली क्या हो गया 9 minus 5i square, नीचे क्या बचा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 2 रूट 2i हो गया। I स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 माइनस माइनस प्लस 5, तो 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2i, ये 2 7 जा, तो 7 बाय रूट 2 आया, नीचे i नहीं रखना है तो i से डिवाइड और मल्टीप्लाई i into i तो i स्क्वायर इज -1, तो फाइनल आंसर इज -7 बाय रूट 2i। और नीचे रूट भी नहीं रखना हो तो रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 7 रूट 2 बाई 2i। तो कितने करना था, और बेसिकली नीचे i नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए कंजुगेट पार्ट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। अगर सिर्फ i आता है तो i से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोला जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या करता है, ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं जो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, वाला मॉड्यूलस, वो फंक्शन वाला मॉड्यूलस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड्यूलस है। When we say z equal to x plus iy, तो आप ऐसा समझो कि जो x plus iy है वो बेसिकली पॉइंट है x, y नाम का। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो x, y है वो कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस फर्क ये है, आजकल जो ग्राफ ऊपर आपने यूज किया या कार्टेशियन प्लेन जो आप यूज करते हैं, तो उसमें x एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता था, y एक्सिस भी हमारा रियल एक्सिस होता था। बस अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क ये होगा कि x तो आपका रियल होगा बट y आपका रियल नहीं होगा। तो ये जो y दिख रहा है ना, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। दिखने में कुछ अलग नहीं दिखता है, दिखने में तो जैसे नॉर्मली आप ड्रॉ करते हो वैसे ही होगा, बट ये है इमेजिनरी। और इस प्लेन में, और इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, तब समझ जाना कि ये लोग कुछ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ग्राफ की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ z equal to x plus y, तो बेसिकली x, y पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई पूछे कि ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलूंगा 0, -7 रूट 2/2। कैसे, रियल पार्ट में नहीं, तो 0 हो गया, और ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट हो गया -7 रूट 2/2। 2 plus 3i होगा, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ 2, 3 का पॉइंट हुआ। इसको प्लॉट करना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लूंगा, बिकॉज़ x and y बोथ आर पॉजिटिव। तो इस तरह नंबर रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम बोलते हैं x plus y, बेसिकली एक पॉइंट ही है आर्गेंट प्लेन का। ठीक है, अब ये जो पॉइंट x, y, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंस मिलेगा। ये जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, x माइनस 0 का स्क्वायर तो रूट ऑफ x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर तो रूट ऑफ y स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस निकालना अपने x, y और 0, 0 के बीच का, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते हैं मॉड ऑफ z। इसको लिखा क्या जाता है, मॉड ऑफ z। तो अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो पहले तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, x plus iy के फॉर्म लेके आ जाऊंगा। उसके बाद रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूज कर लूंगा। जैसे आप देखिए कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है z1 इक्वल टू 3 माइनस 5i एंड z2 इक्वल टू 4 प्लस i, और आपको पूछा है z1 माइनस z2 का मोड कितना, ये आपको पूछा है क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन में क्या करोगे,
Z1 माइनस Z2 का मोड ढूंढना है तो Z1 कौन है भाई 3 माइनस 5 है, Z2 कौन है तो 4 प्लस I। आपने ये ब्रैकेट ओपन किया तो 3 माइनस 4 इज -1 माइनस 5I माइनस I तो -6I। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है -1 कोमा -6 नाम का पॉइंट है, तो दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालूंगा ये Z1 माइनस Z2 का तो मेरा आंसर क्या देगा 0,0 का अगर इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो 0 माइनस और -1 का स्क्वायर तो x स्क्वायर तो 1 हो गया, y स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर 36 का आंसर इज √37। इनडायरेक्ट आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप तो डायरेक्टली Z1 माइनस Z2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36। x और y में i नहीं आता, x -1 है y -6 है, उसमें i बन डालते हैं। और आप ऐसे भी देखोगे ना तो अगर इस पर से भी सोचो तो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हुआ भाई 3, -5 नाम का पॉइंट हुआ। ये कौन सा पॉइंट हुआ 4, 1 का पॉइंट हुआ। अब इन दोनों के बीच का मोड दिया हुआ, इसका मतलब इनडायरेक्टली तो ये हो गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दे। मोड क्या करता है डिस्टेंस निकाल देते, तो तब ये कैसे नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो तो क्या करते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर है ना, y1 माइनस y2 का स्क्वायर 3 माइनस 4 -1 का स्क्वायर 1 -5 माइनस 1 -6 का स्क्वायर 36 तो आंसर इज √36। तो मॉड बेसिकली क्या करता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढ के देता है। जब आपके पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉइंट आपका ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग मॉड्यूलस में जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में दो मेन प्रॉपर्टी जो अभी आपको सीखनी है। पहली, आप किसी भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड करो, या मॉड्यूलस फाइंड करने के बाद आप लोग मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मल्टीप्लाई में ना डिवीजन में। आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करिए उसके बाद उसका मॉड्यूलस ढूंढिए, या पहले मॉड्यूलस ढूंढ लीजिए फिर डिवाइड करिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको बोला जाए कि मॉड ऑफ 2 + 3i अपॉन 1 - i क्या होगा, अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है तो भी मैं क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ। मैं क्या करूंगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले x + i के फॉर्म में ले आऊंगा। कैसे लाऊंगा रैशनलाइज करके ले आऊंगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 + i से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्या होगा ये नीचे 1 - i², ऊपर क्या होगा 2 + 2i + 3i + 3i², राइट। नॉर्मल ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब नीचे i² -1 है तो माइनस +1 हो गया तो नीचे 2 बचा। ऊपर क्या हुआ i² इज -1 तो 2 - 3 -1 2i + 3i 5i। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा -1/2 + 5/2i। x + i के फॉर्म में आ गया। x कौन है तो x मेरा -1/2 है, y कौन है 5/2 है। मॉड्यूलस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है √x² तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 + y² 5/2 का स्क्वायर 25/4 1/4 + 25/4 तो क्या हो जाएगा √26/4 और √26/4 मतलब आंसर कितना हो गया √26/2। ये आपने किया पूरा सिंपलीफाई करके, मैंने पूरे को x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट किया और पूरे को x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लगा ली √x² + y², राइट। बट अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मैं क्या करूंगा इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 2 + 3i का मॉड डिवाइडेड बाय 1 - i का मॉड। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन में मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकता हूं। अब 2 + 3i का मॉड क्या हो जाएगा x कौन है 2 y कौन है 3 तो √4 + 9 नीचे x कौन है 1 y कौन है -1 तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1। तो ऊपर क्या है √13 नीचे क्या है √2। नॉर्मल हम रूट नीचे नहीं रखते हैं तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई
रूट 13 इंटू रूट 2 तो रूट 26 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 तो देखो सेम आंसर आ गया। तो फालतू में क्यों मेहनत करनी है? इसीलिए आपको मॉड्यूलस अगर दिया जाए मल्टीप्लाई डिवीजन में आप इसको ही यूज कर लिया करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक मॉड्यूलस को लेके एक पर्टिकुलर टाइप के 3-4 क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में है, वो एक बार समझ लो। जैसे जो मैं आपसे क्वेश्चंस बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों का मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन, मिसलेनियस का 6th क्वेश्चन, मिसलेनियस का 30 क्वेश्चन, फिर सोल एग्जाम्पल में दिया हुआ है सोल एग्जाम्पल का 8 क्वेश्चन, सोल एग्जाम्पल का ये सारे क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और सबसे इजी में बता रहा हूँ, राइट। इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में अलग अप्रोच से किया, बट मैं आपको इजी कर देता हूँ। उन्होंने बोला है, ये एग्जाम्पल 8 में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि इफ x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, then prove that x square plus y square equal to 1। ये आपको प्रूव करना है। अब बस इतना समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई क्वेश्चन में आपको अगर ऐसी कोई चीजें प्रूव करने को आए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, c स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए, तो आपको समझ ही जाना कि मॉड्यूलस का क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूलस की फॉर्मूला में क्या था, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस i। सही है, राइट। तो इसी का मैंने यहाँ देखा कि मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ढूंढना है, तो समझ गया कि भाई ये तो मॉड्यूलस की बात हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, x plus iy is given a plus ib upon a minus ib. Now applying modulus on both sides. आप दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई कर लो। अपने दोनों साइड में मॉड्यूलस अप्लाई कर लिया। मॉड्यूलस अप्लाई करने के बाद आपको पता है x plus iy का मॉड्यूलस क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हैं। देखा हमने प्रॉपर्टी, ये कौन सा पॉइंट है, a, b नाम का, तो उसका मॉड्यूलस कितना था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कौन सा पॉइंट हुआ, a, माइनस b, तो उसका मॉड्यूलस रूट ऑफ a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर भी तो b स्क्वायर। तो ये कर लिया, इक्वल टू बना है। ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बना के जो आपको प्रूव करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं तो और चीजें क्लियर हो जाए। जैसे इसका 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, और प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूव करना है। जैसे लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो समझ जाने का, अगर मॉड्यूलस से काम हो जाता होगा। पर मॉड्यूलस लगाने से पहले रूट हटा लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। नाउ अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर x माइनस आई वाई का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x माइनस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई दो बार है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी का डिवीजन। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड्यूलस को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में भी अलग कर सकता हूँ और डिवीजन में भी अलग अलग कर सकता हूँ। x माइनस आई वाई कौन सा पॉइंट है, x माइनस वाई, तो उसका मॉड रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x माइनस आई वाई का रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a, माइनस b तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये c, माइनस d है तो उसका मॉड रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जो ये तो सेम है, सेम टर्म है, तो रूट कट हो जाएगा। तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। और ये रूट हटाने की नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड कर लो, तो आपको जो प्रूव करना था वो आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आप मोड अलग कर सकते हो, डिवीजन में आप मोड अलग कर सकते हो। कभी जैसे कम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आप लोग उस टाइम पर मॉड्यूलस को यूज कर लिया करो, आपका काम हो जाएगा। बस लास्ट एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, राइट। ये 11th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन करवाऊं उसके पहले एक चीज ये देखो कि अगर आपके पास कोई z है जो x प्लस आई वाई के बराबर है, तो हमें पता है कि उसका कंजुगेट जब लिखेंगे तो x माइनस आई वाई होगा। और अगर मैं z और z बार को मल्टीप्लाई करूं x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई, तो क्या बनेगा हमारा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, when आई स्क्वायर इज -1, तो आंसर इज x स्क्वायर प्लस, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, मोड z का होल स्क्वायर हुआ, तो ये मोड z रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। z अगर x प्लस वाई, इसका मोड कौन, इसका मोड इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फाइनल आंसर में तो रूट है ही नहीं, तो मतलब ऐसे बोल सकते हो मोड z का होल स्क्वायर। इसको मैं मॉड्यूलस की थर्ड प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर में मोड z का स्क्वायर मिलता है। ये नॉर्मली प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ना हो, फिर भी मॉड्यूलस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो फिर मॉड्यूलस फाइंड करो तो डायरेक्टली रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर लूंगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर ही मेंशन नहीं है, दिया ही नहीं है, और फिर भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन आ गया, तो आपको इसको याद करना है, राइट। जैसे मैं क्वेश्चन अप्लाई करके बताता हूँ, आपका इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप भी बोल सकते हो। अगर मुझे पेपर एनसीईआरटी में से बनाना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई क्वेश्चन लेना होगा, तो मैं ये 10th वाला क्वेश्चन, अगर 11th वाला क्वेश्चन लूंगा, एक 10th वाला जो कंपैरिजन वाला था x प्लस आई वाई रेज़ टू 3 इक्वल टू u प्लस आई वी वाला, वो लूंगा, है ना। तो आप भी इसको अच्छे से करिएगा। 11th क्वेश्चन, अब 11th में क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या है वो नहीं दिया है, बट ये जरूर दिया है कि उसमें से बीटा जो है ना उसका मॉड्यूलस 1 है, क्या है वो नहीं पता है, अल्फा के बारे में और भी कुछ भी नहीं दिया है, बस अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर मोड बीटा इज गिवन 1, और फिर पूछा है फाइंड मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब बीटा और अल्फा ही नहीं पता तो मॉड्यूलस कैसे ढूंढे, ढूंढ ही नहीं सकता हम लोग जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर ना बताओ, पर एक तरीका है, है ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बीटा और अल्फा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पूरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अगर ये मेरा z है, कैसे कर लेता है, लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी z इनटू z बार इज इक्वल टू mod z होल स्क्वायर। तो z कौन, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू z बार बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कंजुगेट। z बार का मतलब क्या होता है, z का कंजुगेट, और सामने मोड z का होल स्क्वायर। z कौन सा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कंजुगेट में जब हमारा कंजुगेट जब बात हो रहा था तब ये डिस्कशन नहीं हुआ। जैसे मॉड्यूलस में कैसा होता है कि आप मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई और डिवीजन में अलग अलग कर सकते हो। z1 z2 का मॉड्यूलस एग्जैक्टली इक्वल टू mod z1 इनटू mod z2 एंड सेम फॉर द डिवीजन। कंजुगेट के साथ अच्छी बात ये कि वो सब में अलग हो सकता है, मल्टीप्लाई में अलग हो सकता है, डिवीजन में अलग हो सकता है, एडिशन में अलग हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में अलग हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कंजुगेट जब आप लोग नोट डाउन करोगे ये सारी चीजें अपने नोटबुक में, तो आप कंजुगेट जब नोट डाउन करोगे तो उस टाइम पर कंजुगेट की ये सारी प्रॉपर्टीज भी साथ में लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट,
क्या लिखोगे कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, और Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट सेम होता है। Z1 माइनस Z2 करके मैं कंजुगेट फाइंड करूं या कंजुगेट फाइंड करके मैं माइनस करूं, मेरा आंसर सेम ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मैं कंजुगेट फाइंड करूं या कंजुगेट करने को मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम ही होगा। And Z1 by Z2 का कंजुगेट is exactly equal to the Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। मे भी पॉसिबल है कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने को दे दें, Z1 Z2 दे देंगे, फिर बोलेंगे ये थर्ड वाला प्रूव करो या फोर्थ वाला प्रूव करो, ठीक है। और क्वेश्चन हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में सिर्फ आप लोग मल्टीप्लाई डिवीजन में अलग अलग कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला नहीं कर सकते। मतलब मेरा कहने को क्या, ऐसा नहीं बोल सकते कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये गलत है, ऐसा मत कर देना गलती से भी। Z1 माइनस Z2 का मॉड इज नॉट इक्वल टू Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ये भी गलत है। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही आप लोग मॉड को अलग अलग कर पाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, तो आपको Z1 प्लस Z2 करने के बाद ही मॉड निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर कंजुगेट में आप अलग अलग कर सकते हो, चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना अलग हो सकता है। तो वही काम अगर यहाँ कर ले तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये जो कंजुगेट है बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट 1 तो वही रहेगा कंजुगेट, अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट, x प्लस आई वाई का कंजुगेट x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई का कंजुगेट वापस x प्लस आई वाई। तो अल्फा का कंजुगेट क्या होगा, तो सीधी बात अल्फा हो जाएगा वापस, और बीटा बार। डिवीजन में अलग हो गया, सब्ट्रैक्शन में अलग हो गया, मल्टीप्लाई में अलग हो गया, सब में अलग हो गया, ओके। ये इसके बराबर हुआ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बीटा इंटू बीटा बार z इंटू z बार इज मॉड z स्क्वायर, देन बीटा इंटू बीटा बार इज मॉड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, तो मॉड अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 इज 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा, तो क्या हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, है ना। और बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा, मॉड बीटा स्क्वायर। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मॉड अल्फा स्क्वायर आएगा इन मॉड बीटा स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट ओपन किया तो ये बचा। अब उसमें से एक इंफॉर्मेशन आपको दिया था जो आपने अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है। क्या इंफॉर्मेशन था कि मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है। तो अगर मैंने जैसे ही मॉड बीटा को यहाँ पर 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं पता है। 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, और मॉड बीटा 1 है, तो मॉड बीटा को 1 रखते ही ये और ये सेम हो जाएंगे। तो अगर ये और ये सेम हो गया तो फिर हमारे पास ये और ये पूरा सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू आएगी 1, तो सबको भी कैंसिल हो गया तो 1 ही तो आ जाएगा। फिर जब वो स्क्वायर हटेगा, वैसे तो स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस आता है, पर मॉड्यूलस आपको डिस्टेंस देता है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए स्क्वायर हटेगा। तो इनका आंसर जो फाइंड करना था वो कितना जाएगा, कितना है बच्चों आप लोगों का एनसीईआरटी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको आप लोग थ्रू कर लीजिएगा, पूरा लेक्चर को अच्छे से नोट्स प्रॉपर्ली बना लीजिएगा, क्योंकि जब स्कूल की एग्जाम आएगी तब आप लोगों को ये सब चाहिए होगा। क्योंकि बीच में मैं इसलिए सब बता दे रहा हूँ कि एक तो वैसे भी अब मुझे चालू करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू करूंगा तो फिर बीच में मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए स्कूल में एग्जाम है, ये सारे छोटे टॉपिक्स के लिए सिर्फ अपने को डिस्टर्ब नहीं होने से मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो अपने संडे जब मिलेंगे फेस टू फेस, तो उस टाइम पर अगर वेतन अलाउ किया तो
तो उस टाइम पर अपने इसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट डिस्कस कर लेंगे, ट्रिगो के डाउट डिस्कस कर लेंगे और उस दिन अपने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ भी लेंगे। तो आप सब लोग एनसीईआरटी अपने साथ कैरी करिएगा जब अपने क्लास के लिए आते हैं तो ओके। तो इसको प्लीज कर लीजिएगा, कुछ डाउट आता है तो मुझे फिर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नहीं यहाँ मैंने ले लिया कोई। हाँ ये वाली